Hello everyone. I hope you people can hear me. Please drop a message if you can hear me. Ankit, thank you. Ankit, are you able to hear me? Okay, I think Manish has not received a notification. Let me try adding him. Okay. Invite to join. Awesome. Thank you so much everyone for confirming that you guys can hear me. And Manish might join in a minute or so. We'll wait for him and then we'll begin the debate. Thank you, Likith. Okay, let me just quickly catch the comments. All right, audible, yes. Audible. Yes, we can hear you. Let's go, says Navya. All right. I think Kaushik has joined. Let me accept. All right. Hi, Hello. Shanwaz. Good How are you? I am good. I'm good. How are you, sir? I'm fine. I'm fine. Thanks for inviting me, bro. You're welcome. You're welcome. Thanks for coming. Thanks for joining. Yeah, it's all my pleasure, bro. Let's begin. Yeah. No worries. All right. ठीक है. तो कैसे शुरू करना चाहेंगे? आप शुरू करना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि मैं शुरू करूं? नहीं, up to you. It's your session. You start. ठीक है. तो मैं 1 मिनट जरा वो स्क्रीनशॉट्स खोल लेता हूं जिसमें मेरे और आपकी Please. डिबेट का शुरुआत हुई थी. Yes. तो Let's start from there only. हाँ, तो मैं एक बार रीड करता हूँ ऑडियंस के लिए क्योंकि शायद सबने स्क्रीनशॉट नहीं देखा हो. आपने एक पोस्ट किया था जिसपे मैंने आपत्ति प्रदर्शित की थी. ठीक है. जिसमें आपने कहा था, ब्रो व्हाई आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस ऑन डाइट कोक, व्हाई aspartame, लीव दिस टॉपिक, यू ड्रिंक डाइट कोक occasionally and hardly one, your lovely whey protein also have same artificial sweetener, you are drinking daily 2 scoops without worrying about any disease, सोडा है तो मेक एन इशू, प्रोटीन है तो कन्वीनियंटली चुप हो जाओ, वाह रे हिपोक्रेसी. तो मैं इस पोस्ट पे अपनी आपत्ति पहले से ही जता चुका हूं, मगर फिर भी मैं ऑडियंस के सामने एक बार और बोलता हूं. देखिए क्या है कि यहाँ पे काफी सारे अजम्पशंस आपने बनाए और देखिए मैं आपको पर्सनली अटैक नहीं कर रहा हूं, मुझे पोस्ट पे अटैक है. ठीक है. तो मैं पोस्ट के ऊपर अटैक करता हूं और मेरा पर्पस ये है कि हम और आप कुछ सीखें इस डिस्कशन से. तो अगर मैं यहाँ पे होता और मेरे क्लाइंट्स पूछ रहे होते तो मैं उनको डिस्करेज नहीं करता, क्योंकि मुझे थोड़ा डिस्करेजिंग लग रहा है कि यार सवाल मत पूछो एस्पार्टम पे, लीव दिस टॉपिक. मैं बल्कि स्टडी करता हूँ. अब मैं करता ही हूँ ये. तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अ कोच वो मुझे, दे लुक अप टू मी. वो चाहते हैं कि मैं उनको बताऊं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं यहाँ पे इंकरेज करता अपने क्लाइंट को कि भाई आप दो, अगर यही क्लाइंट मतलब लीजिए काफी सारा मिक्सचर हो गया, लेकिन मैं कहता अरे अब से आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला वे प्रोटीन भी नहीं लेना है हमें, हम उसका सब्स्टिट्यूट बताते हैं, हम आपके कोच हैं, हम सब्स्टिट्यूट बताते हैं और हम ये शेयर करते हैं फिर कि देखिए WHO ने कार्सिनोजेनिक कहा है, प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक कहा है, तो हमें और आपको ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए ऐसी चीजों के ऊपर जो प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक है. कार्सिनोजेनिक एक डरा देने वाला टर्म है. ये कैंसर का कॉज कर सकता है और किसी के भी परिवार में किसी को कैंसर ना हो, लेकिन मैं एज अ कोच अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए हाई स्टैंडर्ड रखना चाहूंगा और कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने सवाल पूछा. तो ये मेरा
इनिशियल स्टैंस, इनिशियल आर्ग्यूमेंट है, आप इस पे प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay. First of all, thank you for clarifying. But my intention, जो मेरी intention थी, towards that post, it was not towards my client, because मेरा हर एक client, have gained a particular knowledge, चाहे वो फिर एस्पार्टम हो या सोया हो या कोई भी इशू हो। सी कई बार क्या होता है, बीइंग ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आपके पास में रैंडम कॉल्स भी आते हैं, आपके पास रैंडम मैसेजेस भी आते हैं, एंड एवरी टाइम यू कैन नॉट एंटरटेन इट, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप एज ए कोच इन दिस फिटनेस इंडस्ट्री काम कर रहे हो, करेक्ट, तो यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ चैरिटी, यू आर डूइंग इट फॉर मनी। सो that was a random post for those who are not enrolled under me, first of all. Now coming to your point, chalo theek hai, now I am contributing here, especially from aspartame side. Aspartame is again a amino acid. अब अगर हम एस्पार्टम एज ए अमीनो एसिड को हम कार्सिनोजेनिक लेबल कर देंगे, then what about other 20 amino acids? See, aspartame is phenyl, it's a modified version of phenylalanine. Okay, now ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसके मेटाबॉलिज्म के बाद में इसका रेजिड्यू क्या बच रहा है। नाउ द रेजिड्यू इज मेथनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये दो चीज इसके मेटाबोलाइट्स है। नाउ these two are carcinogenic, but that too as a occupational carcinogenic, not as a bio environmental carcinogenic or food carcinogenic. So अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पर फॉर्मल्डिहाइड टू मच ऑफ एक्सपोजर है, एंड या फिर मेथनॉल है जहां पर बहुत ज्यादा एक्सपोजर है आपका ऑक्यूपेशन में, आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू, then definitely with continuous exposure of many years, you may have that risk of getting cancer. अच्छा, यहाँ पर I'm particularly emphasizing on you may have that risk because आपका immune is so strong that it can fight against any cancer. चाहे आपका ब्लड कैंसर हो, आपका कोलन कैंसर हो, या फिर किसी भी तरीके का कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हो ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, बी इट बायो, बी इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एनी कार्सिनोजन। यहां पर हमें ये समझना पड़ेगा, आवर बॉडी इटसेल्फ इज ए सो ब्यूटीफुली मैन्युफैक्चर्ड बाय आवर गॉड दैट इट कैन टैकल एनी प्रॉब्लम। अभी होता क्या है कैंसर में भी, लेट्स से you must have heard about autoimmune diseases. कई बार क्या है, हम लोग आर्थराइटिस के बारे में भी बात करते हैं, अगेन इट इज autoimmune. So how this cancer happens, जब हमारा एक सेल जो होता है वो म्यूटेशन करता है, एंड दिस गोज अनआइडेंटिफाइड बाय आवर इम्यून सिस्टम because of any XYZ reason, and this reason is unknown. Why our immune system is not able to figure out, वो अभी नहीं पता. Even scientists are trying to figure out. बट स्टिल जब वो अनआइडेंटिफाइड रहता है, एंड आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड और ए पर्टिकुलर टाइम, इट इट म्यूटेट्स, इट मल्टीप्लाइज, इट स्प्रेड्स, देन वी से दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर. नाउ आपको मैं एस्पार्टम की बात बोलता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो एविडेंस जहां पर हम कहें कि इट इज कार्सिनोजेनिक फॉर ह्यूमंस. सेकेंडली, जो ट्रायल्स हुए हैं जिसमें पोटेंशियल रिस्क ऑफ हैविंग कार्सिनोजेनिक इफेक्ट वो बोला गया है, वो है रोडेंट्स में. जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं रोडेंट्स में, उसमें ये पाया गया है कि इट हैज गॉट पोटेंशियल रिस्क ऑफ गिविंग कैंसर. Now understand this. Let's say rodent, max to max a healthy rodent is of 500 gram or max to max 1 gram. Now आप उस rodent को एक 75 किलो के आदमी के अकॉर्डिंग एस्पार्टम का डोज दे रहे हो.
डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट आएगा। अगर मैं आपको पर्टिकुलरली मैं आपको बताता हूं, देर आर 100 ऑफ स्टडीज डन और 100 ऑफ ट्रायल्स डन ऑन ह्यूमंस and worldwide, be it USFDA, be it British Food Society, be it Indian Society, or be it European Authority of Food and Safety. अगर मैं यूरोपियन सोसाइटी की बात करूं स्पेशली, तो दे से 40 mg per kg body of per kg body weight of humans is safe to consume. अगर मैं यूएसएफडीए की बात करूं, ये कौन कहता ये है? यूरोपियन सोसाइटी की बात कर रहा हूं, यूरोपियन सोसाइटी, EFSA। यस। अगर मैं आपकी यूएसएफडीए की बात करूं, यूएसएफडीए बोलती है 50 mg पर केजी बॉडी वेट। नाउ लेट्स अज्यूम, नॉट एग्जैक्टली लेट्स अज्यूम, आई वांट टू कोट हियर कि एक सिंगल डाइट कोक का कैन कंटेन्स 0.18 ग्राम ऑफ एस्पार्टम। सो इट मीन्स अगर एक 75 किलो का आदमी है, he has to consume 16 cans per day, and your 16th can is as safe as your first can. आप 17th ले रहे हो, 18th ले रहे हो, 19th ले रहे हो, that is again a different issue because you are surpassing that level. बट उसमें भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम डोज पे आपको ह्यूमंस को भी एस्पार्टम देने की कोशिश की गई है। बिलीव मी, people were not able to consume that much of aspartame because this is not raw aspartame. This is added as an additive. This is added as an sweetener. Now imagine a person who is consuming 16-17 कैंस या 20 कैंस या 21 कैंस ऑफ डाइट कोक, वो वैसे ही कैफीन की ओवरडोज की वजह से वोमिटिंग करके हार्ट पल्पिटेशंस हो जाएंगी, उसको हेडेक्स आएंगे, वो गिव अप कर देगा। उतनी क्वांटिटी में पॉसिबल ही नहीं है। अब आप उतनी क्वांटिटी में अगर आप चूहे को, रोडेंट्स को, गिनी पिग को अगर आप एस्पार्टम की डोज दे रहे हो, हाउ कैन यू से दैट उस रोडेंट का या उस पर्टिकुलर एनिमल का अदर न्यूट्रिशनल ख्याल रखा गया था, नहीं रखा गया था? आई बिलीव वो तो पूरा दिन अपना फिर एस्पार्टम पी रहा होगा। उसको तो अलग से उसका कार्बोहाइड्रेट इंटेक, प्रोटीन इंटेक, फैट इंटेक चूहे का किसी ने मेजर ही नहीं किया होगा। अगर मैं भी अगर पूरे दिन में लेट्स से मुझे आई हैव टू कंज्यूम 10 कैन्स ए डे, आई एम नॉट श्योर मुझे पूरे दिन में कुछ खाने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इट हैज गॉट कैफीन एंड कैफीन इज ए हंगर सप्रेसेंट। सो ऑटोमेटिकली अगर लेट्स से मुझे 6 महीने के लिए 10 कैन या 15 कैन ऑफ एस्पार्टम पे डाला जाए एंड 6 महीने के लिए मेरी हंगर सप्रेस है, आई एम नॉट ईटिंग वेल, then how can somebody label that it is because of aspartame? It may be because of malnutrition also, because I'm not consuming that much of nutrition. What do you say? Sure. मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा और मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए ताकि कहीं मैं भूलूं ना, और मुझे लग रहा है कि हमारी विचारधारा बहुत मिसमैच करती है, बट मैं अपनी सारी बात रखूंगा। हम लोग ऑब्वियसली काफी डिसेंट बिहेवियर के साथ डिबेट कर रहे हैं, तो मुझे वो पसंद आ रहा है आपका लॉजिक। पहली चीज, आपने सबसे पहला पॉइंट बताया कि क्लाइंट वर्सेस नॉन क्लाइंट्स यानी बिजनेस। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा मनीष जी कि मैं अपने बारे में बोलूंगा, मैं सबके बारे में नहीं बोलूंगा। मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन करी एथिकल रीजंस की वजह से, नैतिकता की वजह से, और मेरा नैतिक कर्तव्य है पब्लिक के लिए, और इसीलिए मैंने वो डिबेट का टॉपिक भी रखा, फियर मॉन्गरिंग वर्सेस पब्लिक सर्विस। चाहे मेरा क्लाइंट हो, उसने मुझे पैसे दिए हो या ना दिए हो, अगर उसने मुझसे पूछा है तो मुझ पर ट्रस्ट किया है, तो मैं उसको सही जवाब दूंगा। मैं आपको बताता हूं मैंने क्या जवाब दिया। मैंने उसको बोला शुरुआती दौर पे, जैसे ही WHO ने उसको बोला कि ये 2B कैटेगरी में है, पॉसिबल कार्सिनोजन है, वैसे ही मैंने उससे कहा कि मेरा पहला वॉइस मैसेज मैं आज सुन रहा था डिबेट से पहले, तो मेरे नॉन क्लाइंट ने मुझसे पूछा, मैंने कहा ब्रदर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है इसको कार्सिनोजन कहने के लिए, इसीलिए पॉसिबल कार्सिनोजन बोला गया है, लेकिन एस्पार्टम के साथ सिर्फ कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है,
काफी लिटरेचर है और भी चीजें प्रॉब्लमेटिक है। क्यों आप एस्पार्टम पे जाना चाहते हो? सोल्जर की लाइफ जियो, एस्पार्टम हटा दो। आज WHO बोल रहा है ना, आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ये भी एक स्टेटमेंट गलत था। आपने बोला हम कहेंगे कार्सिनोजन, हम नहीं कह रहे हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्पार्टम को 2B कैटेगरी में रखा है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये बोला कि मेथनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, इस पे मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, ठीक है। मेथनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि एस्पार्टम ब्लड प्लाज्मा लेवल में नहीं जाता है, ये बात सही है, और वो जाकर के पहुंच के मेथनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड ही बनता है। लेकिन इसके ऊपर मैं एक रिसर्च भी आपको कोट करूंगा, जिसका मैं पबमेड आईडी शेयर करूंगा, और कल मैं एक पोस्ट भी शेयर करूंगा उसमें पबमेड आईडी और पूरा, ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि देखिए, आज मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि आज मनीष आए और हृदय परिवर्तन करके जाएं, ठीक है। आज हमने वार्तालाप शुरू कर दिया है, मैं पोस्ट करूंगा और शेयर करूंगा इस पे फर्दर डेटा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि आप कह रहे हैं कि माल नरिशन, जो माल न्यूट्रिशन वाला पॉइंट है, उसमें हमने अजम्पशन किया है। हमें ना, मुझे पता आपको कि रिसर्च कैसे हुआ, ना आपको पता रिसर्च कैसे हुआ, ये एक अजम्पशन है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं कि वो माल नरिश, हमें नहीं पता चूहों को कैसे रखा गया, वी डोंट नो, तो वी कैन नॉट कमेंट अपॉन इट, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि सर, जो रोडेंट्स के ऊपर किया गया है सारा डेटा स्टडी जो है, वो रोडेंट्स के ऊपर है, तो हमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए ना। जब रोडेंट्स के डेटा को हम मान रहे हैं, तो जो ADI सेट किया है, यानी एक्सेप्टेबल डेली इनटेक 40 mg पर kg बॉडी वेट पर डे के हिसाब से आपने बोला, EFSA, मेरे हिसाब से शायद FDA ने 40 mg बोला है और EFSA ने उल्टा बोला है, तो शायद वो, उसमें हम इतना बहस नहीं करेंगे। दोनों का मान 40-50 जो भी है, ये सब भी तो रोडेंट डेटा पे ही हुआ है। तो हमको ये डोसेज, बल्कि अब मैं आता हूं फॉर्मेल्डिहाइड और मेथनॉल के ऊपर, और मैं ये पबमेड आईडी शेयर कर लेता हूं ऑडियंस से भी और आपसे भी। PM आईडी है 3957170। डेवली एटॉल, डेवली और कलीग्स ने 1986 में ये रिसर्च करके बताया कि 1 लीटर डाइट सोडा में 600 mg एस्पार्टम होता है, जो कि फर्दर मेथनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, 60 mg मेथनॉल और 60 mg फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड पॉसिबल कार्सिनोजन नहीं है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप WHO की साइट पे जाके देखें तो वो परफेक्ट कार्सिनोजन है, यानी परफेक्ट। दो, मैंने ये मेरी टर्मिनोलॉजी, माफ करिएगा, WHO ने ऐसा नहीं बोला। WHO ने बोला है कार्सिनोजन, पॉसिबल कार्सिनोजन, प्रोबेबल कार्सिनोजन, और नहीं ऐसा कुछ है, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड परफेक्ट एकदम कार्सिनोजन है। 1 लीटर सोडा में 60 mg मिलता है हमें, उसका ADI है 0.515 mg। मैं कैलकुलेशंस अभी थोड़ा जल्दी से करके, पहले से करके रखे हैं, मैं बता देता हूं, और बाद में हम इसका रिकॉर्डेड देख करके भी आप समझ जाएंगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया लोगों के साथ, ठीक है। 60 किलो के एक आदमी को या किसी औरत को 9 mg डेली इंटेक अलाउ किया जाएगा इस वजह से, पर kg बॉडी वेट, और 70 किलो के आदमी को 10.5, यानी वो जो आपने 16 कैंस वाली बात बताई है, नहीं, 3 कैंस में टॉक्सिसिटी हो सकती है एस्पार्टम की नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड की, जो कि एक नॉन कार्सिनोजन है। डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, डेवली एट ऑल 1986, PM आईडी 3957170, ठीक है। तो मैं अपना केस रेस्ट करता हूं और आपको मौका देता हूं बोलने का। ये स्टडी किस डेट, 1986? जी सर, 1986। Aspartame was first discovered in 1974. नहीं 1965 में सर, 1965 में। 1970. Believe me, we can talk upon this, 74, yes, 65. No Yeah, problem. that is a different issue. But first time, aspartame was labeled in 1974, and 1980 में US FDA banned it. 77 Okay. में सर, 77 में। आप गूगल पे चेक कर लीजिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। 65 में एस्पार्टम जो है गलती से। शानवाज, I'm really sorry to interrupt. Yeah. But ठीक है। Google is filled with wrong information and right information. It's just that how much beautifully it is quoted. कहानी में दम नहीं होता, कहानी कहने वाले में दम होता है। एग्जैक्टली अगर आप विकीपीडिया देखो, आप US FDA की वेबसाइट देखिए, US FDA की वेबसाइट पे सारा डेटा। मैं विकीपीडिया भी चलिए, गूगल से बड़ा विकीपीडिया, उसे भी छोड़ देते हैं।
यूएस एफडीए की वेबसाइट पे चलिए 1977 में पहला बैन consider उन्होंने लगाया। 1977. Let's say 1977. I'll go with you. ठीक है? And it was revoked on 1981. It was revoked. The ban was revoked. Yes, that हाँ, ban was revoked in 1981. And 1981 से लेके आज तक whatever trial were conducted on aspartame as a additive, all are safe on humans. all are All are safe in humans. There is no conclusive data which states that aspartame is carcinogenic to humans. See, आप we assume, you know, there is a, हाँ बोलिए, आप बोलिए, आपने अरविंदम चौधरी के रिव्यू पेपर पढ़े? आप बताएं थोड़ा सा. ठीक है, आप मुझे सुनिए, मैं पीएमआईडी भी शेयर करता हूँ और इसका भी पोस्ट मैं शेयर करूंगा। तो दो चीजें मैं पोस्ट में शेयर करूंगा। नंबर 1 कि वो जो सेफ लिमिट है एडीआई, वो सेफ लिमिट नहीं है सोलर कैंस की, ये भी काफी प्रमोट किया गया है। नंबर 2 मैं आपको ये रिव्यू पेपर का पोस्ट भी शेयर करूंगा जिसका पीएमआईडी है 28938797। इसका नाम है रिविजिटिंग द सेफ्टी ऑफ एस्पार्टम। इसमें अरविंदम चौधरी ने रिव्यू किया पेपर्स, अरविंदम चौधरी 2017 का ये रिव्यू है, और इसमें इन्होंने कहा कि एडीआई सही नहीं है। इन्होंने रिव्यू किया 2000 से लेके 2016 के बीच में जितने भी पेपर्स हैं इसके ऊपर जो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन के लिए सेफ है, वो सबका रिव्यू किया। और मैं रीड करता हूं ऑडियंस के लिए और आपके लिए, और फिर इसको पोस्ट में आप और फर्दर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दिस रिव्यू एग्जामिन पेपर्स पब्लिश्ड बिटवीन 2000 and 2016 on both the safe dosage and higher than recommended dosages and presents a concise synthesis of current trends. Data on the safe aspartame dosage are controversial, and the literature suggests that there are potential side effects associated with aspartame consumption. Since aspartame consumption is on the rise, the safety of this sweetener should be revisited. ये मैं नहीं कह रहा हूं, अरविंदम चौधरी 2000 से लेकर 2016 के बीच के पेपर्स को रिव्यू करके कह रहे हैं। सेफ्टी स्टडीज आर बेस्ड प्राइमरली ऑन एनिमल मॉडल्स एज डेटा फ्रॉम ह्यूमन स्टडीज आर लिमिटेड, जो आपने पॉइंट रखा है। द एग्जिस्टिंग एनिमल studies and the limited human studies suggest that aspartame and its metabolites, whether consumed in quantities significantly higher than the recommended safe dosage or agla point, or within recommended safe dosage, may disrupt oxidants antioxidants balance, oxidant antioxidant ka balance, may induce oxidative stress and damage cell membrane integrity, potentially affecting a variety of cells and tissues and causing a deregulation of cellular function, ultimately leading to systemic inflammation. How he came to that conclusion? By क्या स्टडी है, क्या ट्रायल है जिसके बेसिस पे उन्होंने वो कंक्लूजन दिया? सर, जैसे रिव्यूज और मेटा एनालिसिस वगैरह किए जाते हैं, ये तो हम लोग आईएनएफएस में पढ़ते हैं ना कि सी मेटा एनालिसिस, आई एम रियली सॉरी शोनाज, मेटा एनालिसिस आर, यू नो, believe me, you know, let me tell you the harsh truth of this industry. Okay. I'm a profession, I'm a pharmacist by profession, and almost 20 साल मैंने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में काम किया। I have worked very closely डॉक्टर्स के साथ में। Okay. अगर आज WHO कुछ स्टेटमेंट दे रहा है ना, आई वांट टू हैव दैट क्रॉस चेक कि WHO की स्टेटमेंट है या इट इज ए इन्फ्लुएंस्ड स्टेटमेंट। आप वैक्सीनेटेड हैं क्या? मैं 100% वैक्सीनेटेड हूं, और वो भी WHO नहीं कहा है। करेक्ट, बट WHO आज भी ये नहीं बोल रही कि 100% आपको क्योर मिलेगा या प्रिवेंशन मिलेगा, फ्रॉम कोरोना। आई एम गोइंग ऑन विद दैट सेफ्टी साइड, क्या चलो ठीक है 30%, 40%, 50% कुछ तो वैक्सीनेशन का बेनिफिट होगा। सेम वे अगर मैं साथ हैं, विद यू, मैं आपके साथ ही हूं। सेम वे aspartame is
aspartame may be, okay, possibly, probably carcinogenic, but there is no human trial which proves it is. But still, मैं एक ऐसी क्राउड के साथ चलता हूं जिस क्राउड में आई कैन से टू देम, as long as it is not carcinogenic to humans and it is not proven in any trial, consume in moderation. Sir, Now, मैं मॉडरेशन के खिलाफ भी आपको डेटा शेयर कर चुका हूं, मैंने पीएमआईडी भी शेयर किया है। मैं आपको लेट से, देखिए कई बार क्या होता है शाहनवाज, हमें किसी एक चीज को ना ब्रॉडर वे में देखना पड़ता है। आज मैं अगर एस्पार्टम के तौर पे बात करूं, एस्पार्टम हमारा वे प्रोटीन में है, हमारा प्री वर्कआउट्स में है, हमारा जूसेस में है, हमारे जैम्स में है, और बहुत सी सारी चीजें हैं जिसके अंदर एस्पार्टम है। देयर आर ओवर 200 फूड आइटम्स जहां पर एस्पार्टम ऐड होता है, राइट। यहां पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि एस्पार्टम जो, हाँ प्लीज, फ्रूट जूसेस में एस्पार्टम नहीं है सर। फ्रूट जूसेस में, एप्पल्स में, इन सब में मेथनॉल है जो कि एस्पार्टम मेटाबोलाइट बन जाता है। एस्पार्टम जो फूड आइटम्स में ऐड किया जाता है उसकी लिस्ट अलग है, मेथनॉल जिसमें होता है उसकी लिस्ट अलग है। चलिए ठीक है, मैं आई एग्री टू योर पॉइंट बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट। मैं भी मेथनॉल पे नहीं जाना चाहूंगा, मैं भी फ्रूट जैम्स पे नहीं जाना चाहूंगा, राइट। अगर वी कैन कीप इट ऑन अ डिफरेंट सेशन। मैं अभी आपको सिर्फ मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं, व्हाई टारगेटिंग एस्पार्टम अलोन? सी, दिस इज प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक। अच्छा, ओके, let me ask you a question. Honestly answer me. How many active clients do you have when it comes to fitness industry? ये क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? ये तो वो बात हो गई कि आपके बैंक, मैं तो ऐसे में आपसे पूछूं कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, मनीष जी बताइए मुझे। मैं बताने को तैयार हूं। मेरे अकाउंट में 12 रुपए है। आप बताएं आपके कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं? मेरे पास 3 क्लाइंट्स हैं एक्टिव। 3 क्लाइंट्स हैं, ओके। क्या आपके लाइफ में, आपके कोचिंग एक्सपीरियंस में कभी कोई ऐसा क्लाइंट मिला आपको जिसमें उसने बोला हो कि यार कोच, सैटरडे एंड संडे आई वांट टू हैव दैट 2 pegs? आपको मिले होंगे? यस, डेफिनेटली। एंड आपने क्या कभी बोला कि ब्रो आप ड्रिंक करते हो, आई डोंट वांट टू टेक यू एज ए कोच, एज माय मेंटी? सी, आज आप देखो ना, आप अंडरस्टैंड। एक मिनट, आपने सवाल पूछा, मैंने बोला। प्लीज पहली चीज आपने सवाल पूछा, 2 पॉइंट्स मैं बीच में बोल देता हूँ, सॉरी इंटरप्ट करके बोल रहा हूँ। बोलिए। पहली बात आपने कहा कि व्हाई टारगेट एस्पार्टेम अलोन, तो ये इसके बेसिस पे मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ कि हम जितने भी फूड आइटम्स पे प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, हम उसे केस बाय केस बेसिस पे स्टडी करेंगे। हम मतलब हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करते हैं, केस बाय केस बेसिस पे स्टडी करेंगे। देखिए ये ग्लास वाटर बॉटल का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि प्लास्टिक में बिस्फेनॉल है। हमने स्टडी किया प्लास्टिक को, हमें प्रॉब्लम मिला, हमने अपने सारे क्लाइंट्स को बोला। हम कई बार स्टोरी में शेयर करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई अब आप इसमें पानी को स्टोर करेंगे तो आपको कम से कम बिस्फेनॉल नहीं मिलेगा, एक केमिकल खराब है, हटा देते हैं, ठीक है। जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो ये पहली चीज कि हम टारगेट अलोन एस्पार्टम को नहीं कर रहे हैं, तो वो फियर मॉन्गरिंग भी नहीं है हमारी। जहां पे हम गलत कर रहे हैं, हमें जैसे ही दिखता है हम उसे सुधारते हैं, और हम अपने क्लाइंट से भी बोलते हैं सुधारने को, हम अपने परिवार से भी बोलते हैं सुधारने को, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि 2 pegs वाले क्लाइंट्स को मैंने मना किया है। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा था वीकेंड पे, मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलता हूं कि मैं आपको ट्रेन नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं आपको लिख करके प्रोग्राम में नहीं दूंगा, मैं थोड़ी आपको लिख करके दूंगा कि आप 16 कैन सोडा ले लीजिए, मैं थोड़ी लिख करके दूंगा कि आप इसकी ले लीजिए। आपका जो मन करेगा वो आप लेंगे। एज अ डॉक्टर, अब एक मैं एनालॉजी दे रहा हूं, मैं बहुत अच्छी एनालॉजी नहीं है, लेकिन एज अ डॉक्टर उसने दवा लिख दी, अब आप दवा खाओगे नहीं खाओगे, आपको हम कोचेस फॉलो अप करते हैं ना, हम लोग पूछते हैं कि हो गया, डाइट हो गया, वर्कआउट हो गया, तो लेकिन डॉक्टर्स तो नहीं पूछते ना। आपने तो डॉक्टर्स के साथ काम किया है, हमें नहीं पूछना है डॉक्टर्स को कि तुमने दवा खाई कि नहीं खाई, उन्होंने लिख दिया RX, आपको लेना है ले लीजिए। ठीक उसी तरह मैं थोड़ी बोलूंगा कि आपको 2 pegs लेने हैं, वो आपकी लाइफ है, आप एंजॉय करना चाहते हैं करिए। मेरा कहना है अल्कोहल इन मॉडरेशन इज 0 अल्कोहल। ये मैं पहली सेल्स कॉल पे ही मैंने बता दिया। अब आपको मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट करना है, प्लीज क्रेडिट कर दीजिए, मैं आपका प्रोग्राम बना के दे दूंगा। अगर आपको नहीं क्रेडिट करना है, आप मुझको कॉल करके बोलोगे कि भाई कल मैंने 2 पैक ले लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं ले लेते। तो अब आप आगे बोल सकते हैं। परफेक्ट।
यू एंड मी आर ऑन सेम पेज, ठीक है। एज ए कोच ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वी टेल पीपल क्या सही है क्या गलत है, ओके। नाउ इट्स अप टू देम हाउ दे वांट टू लिव द लाइफ। Now, coming to see, aspartame or diet soda is just a segment of one industry. अगर आप अल्कोहल की बात करो, it itself is a bigger industry. अगर आप टबैको की बात करो, it itself is a bigger industry. अगर आप अल्कोहल की बात करो, clearly it is mentioned it is injurious to health, right? अगर आप स्मोकिंग की बात करो, तो स्मोकिंग पे भी clearly it is mentioned do not smoke, it is injurious to health. आपके हर मूवी थिएटर में सबसे पहले आपका एड आता है, एंड उसमें जो वो माउथ कैंसर का जो फेस आता है, यू नो, आई डोंट नो वो सुधीर प्रदीप क्या नाम है उसमें, यू नो, एडवर्टीजमेंट में पंकज है शायद नाम उसका। करेक्ट। सी दिस होल एक मिनट, एक चीज मैं यहाँ पे दिखा दूं। आपने पंकज की बात कही, ये देखिए, ये 1930 का एडवर्टाइजमेंट है सिगरेट का, या ये आज आप कह रहे हैं ना, देखिए, मोर डॉक्टर्स स्मोक कैमल्स देन एनी अदर सिगरेट। ये 1930 के 30 के 40 के दशक में इस तरह से प्रमोट किया जाता था सिगरेट्स को। और आज जो है, आप कह रहे हैं, सिगरेट का एग्जांपल दे रहे हैं, आज ये नोन है कि ये लंग कैंसर कॉज कर सकता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग लिख करके देते हैं। 1930 और 40 में नहीं करते थे, कहीं से शुरुआत हुई। 40 के दशक में देखा गया कॉजेशन, कोरिलेशन, यार जो लोग सिगरेट पी रहे हैं उनको लंग कैंसर हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो सचेत हुए लोग 50 के दशक में लोगों ने डॉक्टर्स का नाम हटाना शुरू कर दिया। 1956 वगैरह में, 1998 में 1998 में एक कमिटी जो बनाई थी उन लोगों ने, उस टाइम इंडस्ट्री वालों ने, उसका नाम भी मैंने लिख के रखा है। मैं इतने पोस्ट नहीं शेयर करूंगा वरना तो आप लेबल कर दोगे फियर मॉन्गरर, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने 1998 में वो कमिटी को बैन करना पड़ा लॉसूट के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि सॉरी पंकज, बट शायद उनका नाम मुकेश है, शायद पंकज नहीं है, मुकेश है। यस, रॉन्ग, ही इज मुकेश। मुकेश। आज हम ये मुकेश को दिखा रहे हैं, लेकिन 1930 में ये कैमल्स वाले, और सिर्फ कैमल्स वाले ही क्यों सर, कैमल्स के अलावा फिलिप मॉरिस ने भी एक सिगरेट बनाई थी। उन्होंने तो ये बोल दिया था कि, फिलिप मॉरिस ने नहीं, सॉरी, लकी स्ट्राइक्स नाम की सिगरेट 20,679, 679, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अंग्रेजी बोलने वाले 79 और 69 में। तो 20,679 फिजिशियंस ये स्मोक करते हैं। ये 1930 के दशक में, 40 के दशक में सर एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे अनफॉर्चुनेटली। तो अगर मैं और आप वहां होते तो हम लोग यही कहते कि भाई, हमसे अगर आप पूछ रहे हैं तो हम तो मना ही करेंगे, सोल्जर लाइफ लीजिए, जिए। वही केस आज एस्पार्टम के केस में भी है कि डेटा काफी प्रॉब्लमेटिक है। और मैं थोड़ा सा टच कर देता हूँ 1977-81 का भी, ताकि ऑडियंस को पता चले कि मैं क्यों आपको तब कह रहा था कि 77-81, क्योंकि सर और डेटा हम एनालाइज करेंगे ना तो हमें पता पड़ेगा कि 1981 में डॉक्टर आर्थर हल हेज जूनियर नाम के एक व्यक्ति को FDA का कमिश्नर अपॉइंट किया गया था, और एक हफ्ते के बाद उन्होंने अप्रूव कर दिया था एस्पार्टम को कि इसको ड्राई फ्रूट्स में डाला जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर सुनिए कि 1986 में उन्होंने वो बनाए गए सीनियर साइंटिफिक कंसल्टेंट बर्सन मार्स्टेलर के, और बर्सन मार्स्टेलर PR फर्म है नेचुरा स्वीट की, जो एस्पार्टम को प्रोड्यूस करते थे। तो सर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मैं क्यों नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बल्कि कि इंडस्ट्री फंडिंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। हर इंडस्ट्री फंडिंग खराब नहीं होती है, हैविंग सेड दैट, लेकिन एस्पार्टम के केस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं और आप एक राय हैं। मैं अब चेंज सिर्फ यही करना होगा, शायद आज ही आपका हृदय परिवर्तन हो गया है, चेंज यही करना होगा कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप भी बोलिए सर कि एस्पार्टम प्रॉब्लमैटिक है, और हम लोग का ये जो लाइव है इसको जाके वापस चेक करो। सी भाई, मुझे कोई इशू नहीं है। देखो, अगर मैं WHO को एज ए अथॉरिटी कंसीडर करूं, जो कि वो अथॉरिटी है, तो डेफिनेटली आई एज ए कोच विल डेफिनेटली कन्वे ए मैसेज कि यार ब्रो, प्लीज डू कंसीडर योर डिसीजन पीने से पहले, राइट।
बट अगर मैं बात करूं एज ए कोच, जहां पर हम सो कॉल्ड सुबह से शाम तक लेबल करते हैं कि वी गिव यू पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट। राइट। अब सपोज करो सैटरडे इवनिंग में 2 पैग मांग रहा है कोई, आई एज ए कोच इज माई बेसिक सोर्स ऑफ फंडिंग इज दिस ओनली, बेसिक सोर्स ऑफ सैलरी इज दिस ओनली। सर ये तो माई जॉब इज कि मेरी जॉब यही है कि मैं उसको अल्कोहल से रिलेटेड इन एंड आउट एवरीथिंग, बी इट कैंसर, बी इट कोरिलेशन विद हार्ट डिजीज, बी इट कोरिलेशन विद वेट गेन वेट लॉस, बी इट कोरिलेशन विद हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स, एवरीथिंग मैं उसको वो हर चीज हर वो नॉलेज दूंगा एज ए कोच। दिस इज माई जॉब, दिस इज माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बिकॉज आई वांट टू काउंसिल हिज मेंटालिटी। Alcohol dependence is not a lifestyle change, it is a psychiatric game, right? तो उस कंडीशन के अंदर मैं एज ए कोच उसको हर वो इंफॉर्मेशन दूंगा जहां पे ही विल बी और द क्लाइंट विल बी इन ए बेटर सिचुएशन, जहां पे ही कैन टेक अ डिसीजन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। आज पूरे दिन में एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक 20 सिगरेट पी जाता है, नोइंग दैट इट इज डेंजरस, स्टिल ही वांट्स टू हैव दैट डोपामाइन इफेक्ट। आज सुबह से शाम तक बंदा 2 बियर 1 क्वार्टर पी जाता है, स्टिल बिकॉज उसको वो 2 घंटे का है ना फील गुड फैक्टर चाहिए। बट लेकिन टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। तो अगर वो गलती कर रहा, कोई और गलती कर रहा है, इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि एस्पार्टम के बारे में क्वेश्चन नहीं करो, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि बे प्रोटीन आप फ्लेवर्ड मत लो, अनफ्लेवर्ड ले लो। अगर उसको उसके साथ एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई डू एग्री विद योर स्टेटमेंट। बट कितने लोग करना चाहते हैं? मुझे ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि कोच चॉकलेट खाते खाते बहुत टाइम हो गया, कुछ और फ्लेवर हो तो बताओ। हाउ डू आई सर टेल देम? बिकॉज आई हैव मनीष जी, मैं यहाँ पे एक और बात कहूंगा। मैंने आपका पिछला पोस्ट एक बार और पढ़ा था जिसमें आप अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं एक नाम ले लेता हूँ। प्लीज। कोच हैं सीए अक्षय गुप्ता करके, जो फ्लेक्सिबल डाइटिंग को काफी प्रमोट कर रहे थे, और आपने ऐतराज जताया था इस वजह से। तो और आप और मैं जानते हैं कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इसीलिए आपने ऐतराज जताया था, और मैंने तब आपके पोस्ट को लाइक भी किया था। ठीक है, तो जब अगर आपसे कोई कह रहा है, मुझसे भी कहते हैं, मेरे क्लाइंट्स कहते हैं, मैं खुद भी, मेरा भी मन करेगा, लेकिन हमें करना क्या है, पहले हम ओबीज हुए ना, हम गलती किए ना, तो अभी दोबारा ओबीज नहीं होना है, हमें गलती नहीं करना है दोबारा। तो हमें याद दिलाना है कि वो लाइफ अच्छी नहीं थी, उठने और बैठने में दिक्कत हो रही थी। एक बंदे का कॉल आया, सर वो आईसीयू में एंटर नहीं कर पा रहा था, डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारे लिए मशीन नहीं बनी है। ओबेसिटी जो है एक अनदर प्रॉब्लम है, तो लेकिन कैंसर उससे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर वो बोलेगा तो मैं अप्रूवल नहीं दूंगा कभी भी। मेरे पास, मैं दूसरी तरीके से कन्विंसिंग स्ट्रेटेजी अभी मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि कैसे कैसे कन्विंस करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। बट मैं कहूंगा नहीं, मैं हूं कोच, मैं तुम्हारा वेबसाइट डिजाइनर नहीं हूं कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे चेंज कर दो, वो अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे चेंज कर दो। मैं कोच हूं, मैंने लिख दिया, मुझे पता है, न्यूट्रिशन के बारे में मैंने पढ़ाई करी है, एक्सरसाइज साइंस के बारे में मैंने पढ़ाई करी है, मैं बताऊंगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा हार्शली बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं क्लाइंट से, लेकिन मैं कहना तो मैं यही चाहूंगा कि मैं कोच आपसे मैं हूं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। लेट्स से कि आपका क्लाइंट बोलता है कि यार कुछ मुझे डेली एक डाइट कोक तो चाहिए चाहिए, व्हाट यू विल से? आई विल से कि ये स्टडीज हैं, आप पढ़िए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप स्टडीज पढ़िए, मैं नहीं लिख के दूंगा आपको। ये मैल प्रैक्टिस होगी, ग्रेड ए मैल प्रैक्टिस, मुझे जेल हो सकती है अगर थोड़े से नॉर्म्स अच्छे हो जाए। अभी क्या है कि इंस्टाग्राम अकाउंट है, अंग्रेजी बोलनी आती है, रील बना दो, प्रमोट हो जाओ, कोच बन जाओ। ठीक है, एक 3 महीने का सर्टिफिकेशन, मेरी पूरी बात मैं आप प्लीज आप पूरी बात कीजिए। हाँ, पूरी बात कीजिए। 3 महीने का सर्टिफिकेशन कर लो, कोच बन जाओ, प्रमोट कर लो, ये तो हो जाता है। अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर देगी तो आई शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स इन केस आई प्रमोट समथिंग व्हिच हैज बीन लेबल्ड एज अ पॉसिबल कार्सिनोजेनिक। मैं लिख के लिए, और आपको पता होगा अमेरिका में वगैरह जो है थोड़े नॉर्म्स स्ट्रॉन्ग है, वहां पे 3 महीने के कोर्सेज वाले लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि क्या प्रिस्क्राइब करना है क्या नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं नहीं कर सकता, और
बिल्कुल स्ट्रिक्ट होऊंगा इस मामले में कि अभी देखिए WHO की बात मानिए, अभी ह्यूमन, और मैंने कहा है, मैं आपको बोला ना मैंने कि मैंने मेरे पास जो पहला मैसेज जो मैंने किया था उसको मैंने दोबारा सुना, उन्होंने बोला कि क्या करें ब्रदर, मैंने कहा ब्रदर अभी ह्यूमन स्टडीज और एनिमल स्टडीज पे जो डेटा है वो सफिशिएंट बात नहीं कर रहा है जैसा आपने बोला, तो मैंने कहा अभी हम रुक जाते हैं। अभी WHO एक बड़ा अथॉरिटी फिगर है, उसने बोल दिया कि आप ऑफर क्या कर रहा है आर्टिफिशियल स्वीटनर, आपको कुछ ऑफर नहीं कर रहा है। आपको, आपके पास अगर सेशिटी रिड्यूस करना है, आपको हंगर रिड्यूस करना है, तो आपके पास कुकम्बर है, कैरेट है, आप दूसरी चीजें ट्राई करिए ना। आप जो चीज आपको पता है प्रॉब्लमेटिक है, एक कैन प्रॉब्लमेटिक है, मैंने प्रूव किया है स्टडी के साथ, एक कैन प्रॉब्लमेटिक है। तो आप और तो और देखिए, डॉक्टर मैकिस्टरटेल ने वीडियो बनाया था, बहुत पहले मैंने चेक किया था, उन्होंने कहा था कि डेफिसिट के टाइम पे लास्ट में स्टेज से पहुंचने से पहले आप कितना भी पी सकते हैं, 6 कैन 10 कैन 15 कैन कुछ भी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा और आपका कर्तव्य, और सबसे अच्छी बात है कि हम बात कर रहे हैं, हमारे पास 15 लोग अभी सुन रहे हैं इस बात को, हम इसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालेंगे, लोग सुनेंगे, कम से कम हम बात कर रहे हैं, चाहे हमारे पास 10 लोगों को फायदा पहुंचे, हमें और आपको जो है एक एथिकल भी जिम्मेदारी है, एक नैतिक कर्तव्य भी है हमारा इंडस्ट्री के लिए, और पैसा भी कमाना है। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि पैसा कमाना नहीं है, लेकिन पैसा ऐसे नहीं कमाना है कि देखिए, और एक और पॉइंट मैं रख देता हूँ, एक होता है शॉर्ट टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म फेलियर। शॉर्ट टर्म सक्सेस, ये इंडस्ट्री का बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। मेरे पास 3 क्लाइंट्स जो हैं, मैं तीनों को कुछ भी करवा करके पैक एप्स करवा देता हूँ, 3 महीने बाद मैं 3 फोटो पोस्ट करूंगा, हर क्लाइंट की फोटो पोस्ट करने के बाद मेरे पास 20 नए क्लाइंट्स आएंगे, क्योंकि हर किसी को 6 पैक एप्स चाहिए, हर किसी को श्रेडेड फिजिक चाहिए। मेरे पास 60 क्लाइंट्स आएंगे। अगर ऐसा नहीं हो, मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, ना आपके साथ, मेरे साथ, ना किसी क्लाइंट के साथ, लेकिन 20 साल बाद अगर वो लोगों को कैंसर उसी वजह से हुआ कि उन्होंने श्रेड करते वक्त कार्सिनोजेनिक कंपाउंड को बहुत ज्यादा लिया था, तो उसके लिए मैं भी जिम्मेदार होऊंगा अगर मैं प्रमोट करूंगा, और आप भी जिम्मेदार होंगे अगर आप प्रमोट करेंगे। बल्कि आज हमें पता चल गया तो हम कहेंगे कि भाई थोड़ा टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करो, अनफ्लेवर्ड वे लेकर के आओ फौरन, और ये जो वे है इसको किसी को दान भी मत करना, डस्टबिन में जाके फेंक दो, ठीक है? किसी को दान मत करना, बिल्कुल भी नहीं। चलो मैं अब अपना कंट्रीब्यूट करता, ठीक है? अब लेट से अगर आपकी जगह मैं होता ना शानवास, और मुझे कोई क्लाइंट बोले कि यार कोच आई वांट टू अकोमोडेट वन डाइट कोक, मैं उसको परमिशन देता, ओके, आई एज अ कोच, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं WHO के किसी स्टेटमेंट को कंसीडर कर रहा हूं, तो उसके अलावा WHO, FDA या और अथॉरिटीज हैं जो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। अब एस्पार्टम इज स्टडीड जहां पर ये पाया गया है कि ये एक पर्टिकुलर अमाउंट तक सेफ है, एंड आई नो वन कैन डजंट मीन एनीथिंग, आई विल से यस। लेकिन नाउ मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया है, वो जो वैन कैन आप शेयर कर रहे हैं, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, मैं फिर से एक बार PMID बोल देता हूँ, वो डेटा मैंने शेयर किया है, Javeli et al 1986 3957170, जिसमें मैंने ये प्रूव किया है कि फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि एक नॉन कार्सिनोजेनिक है, ना कि पॉसिबल कार्सिनोजेनिक, फॉर्मेल्डिहाइड आपको 1 लीटर डाइट सोडा से 60 ग्राम मिलता है, ये पेपर कह रहा है 60 ग्राम फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, और डेली इंटेक जो है वो आपका उसी पेपर में लिखा हुआ है, ADI है 0.15 mg पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। मैं अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, एक कैन में 0.18 एस्पार्टम है, उससे 60 ग्राम फॉर्मेल्डिहाइड कैसे मिलेगा? एक कैन में 350 ml होता है, और इस पेपर के हिसाब से आप उसको 1 लीटर कर लो, वही मैं कह रहा हूँ। लेट्स से 3 कैन, ओके? सो इट इज मोस्टली 0.52 मनीष जी, शायद वो डेटा गलत है। एक कैन में 200 mg एस्पार्टम होता है, ना कि 0.18 mg एस्पार्टम। नो, 1.8 100% श्योर। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं तो खरीदता ही नहीं हूं जब से WHO ने मना किया। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। मैं इनफैक्ट सोच रहा था कि आपसे डिबेट के टाइम पे 2 डाइट कोक के अपने साथ रखूं, बट थोड़ा सा टाइम की कमी थी, बिकॉज क्लाइंट कॉल्स थे। बट आपको ना एक बात समझना पड़ेगा शानवाज, बट आई मेड श्योर कि मैं वाटर बॉटल ग्लास वाला ही रखूं। 100%।
100%, चलो एक ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। वाटर, आप ग्लास में लिख रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत लोग हैं जो कॉपर वेसल के अंदर अपना पानी रख रहे हैं ऑन द नेम ऑफ डाइजेशन, राइट। ओवरनाइट तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं, सुबह से शाम तक पीते रहते हैं, सोचते हैं कि उनका डाइजेशन इंप्रूव होगा। बीइंग एन पंडित, आई नो देयर इज अ कॉपर पॉइजनिंग एंड विच डायरेक्टली इम्पैक्ट्स किडनीज। सो जो लोग कॉपर में पानी पी रहे हैं ना सालों साल, वो भी है ना कहीं कॉपर पॉइजनिंग में कंट्रीब्यूट करती है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो और कितने साल कितने टाइम तक कंज्यूम कर रहे हो। डेट्स वाई आपको याद हो मैं आपसे मॉडरेशन की बात कर रहा था। इसीलिए अगर मैं आपसे बात करूं, सॉरी, अगर मैं आपसे बात करूं, आपको मैंने कमेंट में मैंने एक रिप्लाई भी किया था कि राइस हैज गोट आर्सेनिक, अब आर्सेनिक अगेन इज ए आपकी लैंग्वेज में कंप्लीट कार्सिनोजेनिक। आर्सेनिक डब्ल्यूएचओ ने बोला है बट क्या 100% arsenic is a complete carcinogenic, and you can find n number of trials, n number of studies which proves that arsenic is a carcinogenic compound. But क्या हम अब आज लेबल कर दें कि यार चावल से हमको कैंसर हो सकता है? नो, हमारे सॉइल में आर्सेनिक है, हमारे एयर में आर्सेनिक है। आर्सेनिक पॉइजनिंग हैपन्स इन ऑक्यूपेशन, जहां पर इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रीज में जहां पे आर्सेनिक का एक्सपोजर है वहां पर कैंसर होगा, नॉट विद द चावल, नॉट विद द राइस। नहीं, देखिए आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ, बल्कि मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। हमें केस बाय केस बेसिस पे हर एक फूड आइटम को स्टडी करना चाहिए। हमें केस बाय केस बेसिस पे अपनी एयर क्वालिटी को भी स्टडी करना चाहिए। करते ही हैं लोग। आप देखिए ना, एब्सोल्युटली हर साल दिल्ली का डेटा हमारे पास आता है ना सर्दियों में, तो हम एयर क्वालिटी को भी स्टडी करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज को भी स्टडी करते हैं। हम बोले तो साइंटिस्ट जिनके पास ये काम है वो करते हैं। हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ इंडस्ट्री में जाओगे तभी तुम्हें मेथनॉल की पॉइजनिंग होगी। हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ इंडस्ट्री में जाओगे तभी तुम्हें आर्सेनिक की पॉइजनिंग होगी। हम कह रहे हैं, हम बोले तो पोल्यूशन भी तो इंडस्ट्रीज का ही है ना। हाँ है सर, तो हमें बेहतरी का प्रयास करना चाहिए ना। अगर मैं पेपर पे लिख रहा हूँ, अगर मुझे पता चल रहा है कि पेड़ कट रहे हैं, तो मैं उसको कम करना शुरू करूंगा, वो पेपर पे लिखना कम करना शुरू करूंगा, कोशिश करूंगा कि मेमोराइज करने की कोशिश करूं, जितना हो सकता है उतना कम करूंगा। एक पूरा पेज पे लिखने के बदले आधे पेज पे लिखूंगा, छोटे से पेज पे लिखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन प्रदूषण की तरफ कम हो, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्लाइमेट की तरफ अच्छा हो, पॉजिटिव हो। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। मैं और आप, हम एक पृथ्वी को शेयर कर रहे हैं कुछ दिन के लिए, 50-60 साल के लिए, 70 साल के लिए, जितना जो भी शेयर कर रहे हैं हम, और हमें आगे आने वाली जनरेशंस के लिए। इसीलिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। ये जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसीलिए बात की जाती है। तो जो भी आप कह रहे हैं, मैं आपसे हर चीज पे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा गिव अप कर रहे हैं मनीष जी। आप ऐसे कह रहे हैं कि यार कहाँ हम कितना देखेंगे, ध्यान देंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को एज कोचेस अपना स्टैंडर्ड एक मिनट में प्लीज कंटिन्यू, आप कंप्लीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप गिव अप मत करिए। मैं आपको इंकरेज कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। एज कोचेस, आप कोच बने किस लिए थे ये सोचिए। आप चाहते थे कि लोगों की हेल्प हो सकता है काफी लोग कोचेस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो लोग ओबीस थे, उन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया, एक अच्छा शरीर प्राप्त किया, उसके बाद उनकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी हुई। उन्होंने सोचा ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं दूसरों की मदद करूं और कुछ पैसा भी कमाऊं। ये मैं मान के चल रहा हूँ असम्पशन, ठीक है। इस वजह से हम कोच बने। अब हम कोच बन गए हैं, अब हम देख रहे हैं यार हर चीज में प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लमैटिक है, वो भी प्रॉब्लमैटिक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा स्टडी करेंगे, और जहां जहां प्रॉब्लम होगी वहां वहां हम कहेंगे कि आप लोग प्लीज इसे कंज्यूम मत करिए। जो हमारा सर्कल ऑफ, हमारा नैतिक कर्तव्य यही है। हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कौन कौन है मैं वो भी बताता हूँ। हम किसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? हम खुद को, नंबर 1 हम खुद को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने आप से कहेंगे कि नो एस्पार्टम। ओके, WHO ने बोला नहीं, अब नहीं लेने का, ठीक है। पहला फर्स्ट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और जब हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस फर्स्ट अपने ऊपर होगा, उसके बाद हम अपने परिवार की तरफ देखेंगे, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्लाइंट से भी पहले। तो हम अपने परिवार से भी बोलेंगे कि मैं कोच बना हूं, उसके बाद मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई करी हैं, और मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं आपको भी बताऊं कि ये प्रॉब्लमैटिक कंपाउंड्स हैं, और इसके बारे में हमारे साइंटिस्ट्स ने हमें जागृत किया है, ठीक है।
जो अच्छे अच्छे कंपाउंड्स हैं हम वही खाते हैं, और अगर अच्छे कंपाउंड्स में भी प्रॉब्लम मिलती है तो हम उसे भी सोचते हैं कि कैसे उससे दूर रहें। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है हमारे क्लाइंट्स, जो हमारे डिबेट्स, डिस्कशंस, पोस्ट्स, रील्स वगैरह देख करके हमसे इंप्रेस होके आते हैं हमारे पास। हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी नॉलेज से, हम उनको बोल सकते हैं कि हम गिव अप नहीं करेंगे। वो हो सकता है ये माइंडसेट अगर क्लाइंट की तरफ से आएगा तो मैं कहूंगा कि सर चलो भाई, क्लाइंट है, कोच नहीं है। लेकिन अगर कोच की तरफ से आएगा तो मैं कहूंगा नो मनीष जी, कोच की तरफ से नहीं आना चाहिए। आप देख रहे हैं, आप भ्रमित हो जा रहे हैं, अरे यार इतना इतना प्रॉब्लम इधर भी, इतना प्रॉब्लम इधर भी। मैं कह रहा हूँ इंकरेज रहिए। जैसे हम जिम में गए थे ना पॉजिटिव, वैसे ये सब भी हर चीज को, हमारे पास टॉप नॉच एथलीट आए, मान लीजिए विराट कोहली आए हमसे ट्रेनिंग लेने के लिए, और हमें प्रिविलेज मिले, मुझे, आपको, तो हम उसके कहेंगे कि यार तुम पहले से डेडिकेटेड हो, तुम पहले से सब अच्छी डाइट ले रहे हो, तुम पहले से अच्छे चौके छक्के मार रहे हो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी एयर क्वालिटी को और अच्छा कर सकता हूँ, अफोर्ड कर सकते हो ना तुम। तो ऐसा नहीं है कि मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, जो जो कोई अफोर्ड कर सकता है वो अफोर्ड करे, और जहां पे नहीं अफोर्ड कर पाएगा तो मैं और इंकरेज करूंगा कि भाई तुम अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ाओ। ना सिर्फ तुम अपनी डाइट की तरफ तभी ध्यान दे पाओगे जब तुम अच्छा पैसा कमाओगे, जब तुम स्लिम रहोगे, तुम सिक्स पैक एब्स रखना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सॉरी, मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ। यू आर साउंडिंग लाइक ए टिपिकल इंडियन साधु बाबा। जैसे जैसे होता ना, एक साधु होता है, आप उससे सब कुछ एक्सपेक्ट करते हो, बट आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार वो भी अपना घर बसा सके। है तो वो भी इंसान ना, उसकी भी खुद की लाइफ है, उसकी खुद के भी लाइफ डिसीजन है। वो आपको सही रास्ते पे चलने के लिए प्रवचन दे सकता है, बट अगर उसकी आज इच्छा है कि वो अपना घर बसाए और आप उसको जज कर लो, यार ये काय का साधु है, ये तो खुद मोह माया के अंदर पड़ा हुआ है। सो ये तो एड होमिनम फैलेसी है कि आप आर्ग्यूमेंट पे अटैक नहीं करके पर्सनैलिटी पे अटैक करो। कि नहीं, मैं पर्सनैलिटी पे, अगर आपको पर्सनैलिटी पे अटैक लग रहा है तो मैं सीरियसली आपको अपोलोजाइज करूंगा। यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट अटैकिंग ऑन पर्सनैलिटी, मैं आपकी थॉट प्रोसेस पे अटैक कर रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज देखिए, आप समझिए, अगर आप एक टिपिकल कोच की फॉर्म में जाएंगे, आज भी हमारे यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य इज समथिंग जो कि हाथ में डंडा लेके खड़ा है, एंड वो अपने शिष्य के पैरों पे मारे जा रहा है जब तक वो शिष्य पूरा अच्छे से हो नहीं जाता। बट ना अब, हाँ आप बोलिए। नहीं, ये एनालॉजी भी गलत है। पहली चीज, ये एनालॉजी गलत है कि हमने मारा नहीं है किसी को, पहली चीज तो मैं इसलिए बीच में इंटरप्ट किया। एज अ कोच मैं कन्विंस कर रहा हूं, इन्फ्लुएंस कर रहा हूं अपनी वर्बल कैपेसिटी से, अपनी नॉलेज से मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। अगर वो फिर भी रिजिड होता है और कहता है कि मैं साधु नहीं बनूंगा, मैं एसेटिक लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, मैं कैंसर से मरूंगा, मैं अब उसको एक्सीड कर रहा हूं, तो वो उसकी मर्जी है। मैं अपना कर्तव्य मैं अपना कर्तव्य बिल्कुल सही पॉइंट पे हो। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मारिए किसी क्लाइंट को, किसी को, फैमिली मेंबर्स में फिजिकल वायलेंस की बात नहीं हुई। तो वो जो पुराना आपके दिमाग में वो क्यों आ रहा है, मैं नहीं समझ पाया हूँ। फिजिकल वायलेंस नहीं है यहाँ पे। मैं अगर 5000 साल पहले की बात करूं, इट वाज फिजिकल वायलेंस। अगर आज मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो इट इज मेंटल वायलेंस, बिकॉज यू आर फोर्सिंग समबडी टू क्विट समथिंग। आज आप एज ए कोच किसी को, लेट्स से मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से थोड़ी देर पहले, मैं आपको उसका आंसर देता हूं। अगर मेरे पास में, फोर्सिंग नहीं, इन्फ्लुएंसिंग। फोर्सिंग नहीं, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अच्छे के लिए कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो 2 पैक भी ना लगाए, हम चाह रहे हैं कि वो 1 सिगरेट भी ना पिए। हम उसके लिए, भले के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ना कि फोर्स कर रहे हैं। बट बाय द एंड ऑफ द डे वी गेट इन्फ्लुएंस्ड विद द क्लाइंट, बिकॉज उसको 2 पैक लगाना है एंड हमको 2 पैसा कमाना है, एंड हम उसको फिर समझा रहे हैं कि इस 2 पैग अल्कोहल को कैसे कैलोरीज में एडजस्ट करना है, कैसे प्रोटीन की इंपॉर्टेंस रखनी है, कैसे वाटर लेवल्स बेटर करने हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर डूइंग इज व्हाई यू आर डूइंग। अभी आपने मेरे को बोला, मैं आपको एक बात बोलता हूं,
सी आई डोंट वांट टू बी अ पर्सन, आई डोंट वांट टू बी अ कोच। ऐसे लोगों का मैं कोच बन के रहना ही नहीं चाहता जो ऑलरेडी कमिटेड है। मैं तो एक ऐसे एक बंदे का भी कोच बन के रहना चाहता हूँ जो सुबह से शाम तक टल्ली रहता है, जहां पे मेरा एफर्ट ज्यादा है, मुझे उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा काम करना है। बट आई नो दैट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ही कैनॉट गिव अप। आज वो एक बोतल पीता है, मुझे स्लोली उसको हाफ बोतल पे लेके जाना है, देन ग्रेजुअली उसको मैंने 1/4 पे लेके जाना है, एंड देन आई मेक हिम रियलाइज कि ब्रो पहले भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हो, इट्स जस्ट दैट सेल्फ कंट्रोल। वो आपका क्लाइंट काउंसलिंग है, ये अलग बात है। कर वो क्लाइंट काउंसलिंग है, और ये जो सोशल मीडिया मैसेज है जो आपने शेयर किया था वो अलग बात है। जो क्लाइंट काउंसलिंग है उसमें मैं आपसे सहमत हूं कि आप उसको धीरे धीरे जीरो के ऊपर लेके आ रहे हो, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं वहां पे। जो आपका सोशल मीडिया पे मैसेज जा रहा है वो उस किसी एक क्लाइंट के लिए नहीं है, वो जनरल मैसेज के लिए है, वहां पे मैंने अपनी आपत्ति जताई है। और वो जो आपकी काउंसलिंग है वो परफेक्ट है कि आप जैसे भी, वो आपका एज अ कोच वो आपका फोर्टे है कि आप कैसे हैंडल करना चाहते हो। मैं एज अ कोच वो मेरा फोर्टे रहेगा कि मैं अपने क्लाइंट को कैसे हैंडल करना चाहूंगा, मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो मासेस पे मैसेज जाए, जैसे अगर जो जिसपे आपने आपत्ति जताई थी अक्षय जी के पोस्ट पे कि वो रोज जो है वो खीर की फोटो, लड्डू की फोटो डाल रहे हैं, वो मास्क को दिखा रहे हैं ना ये फोटोज। ये सही नहीं है। आप अगर खा भी रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि करो, मगर आप उसका फोटो खींच के प्रदर्शित कर रहे हो पूरे दुनिया को और कह रहे हो कि मैंने एब्स इस तरह से बनाए हैं, आप डिसएग्री किए उस पर, मैंने आपके पोस्ट को लाइक किया, तो मासिक। देखो मैं इसमें भी मैं दो चीजें बोलूंगा शहनाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी फूड आइटम जो कि शुगरी है या डीप फ्राइड है, we know that somehow we have to compromise on our health goal. If our goal is to get shredded, अगर हमारा गोल है वेट लॉस, डेफिनेटली एक समोसा को अकोमोडेट करने के लिए, एक पिज्जा को अकोमोडेट करने के लिए, एक जलेबी को अकोमोडेट करने के लिए हमें या तो वीकली एवरेज में डेफिसिट में हायर अमाउंट में रहना पड़ेगा, या ऑन दैट पर्टिकुलर डे हमें कोई मील स्किप करना पड़ेगा, राइट? बट यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कार्सिनोजेनिक इफेक्ट की, सो एज लॉन्ग एज देर इज नो एविडेंट, या फिर मैं कहूं कि एक फॉर्म स्टेटमेंट नहीं आती डब्ल्यूएचओ की तरफ से लाइक द रेड मीट कि इट इज कार्सिनोजेनिक, तो जब तक एस्पार्टम की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती इट इज कार्सिनोजेनिक, व्हाई डू आई प्रमोट इट एज ए कार्सिनोजेनिक? नहीं, मैंने तो नहीं कहा प्रमोट, मैंने नहीं कहा कि वाइड यू शुड प्रमोट, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं देखिए इसलिए शब्दों को संभाल के इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो जाती है अगर आप किसी चीज को मना करते हो ना, लाइक आप बोल रहे हो कि डाइट कोक नहीं पीना, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यू आर प्रूविंग दैट इट इज कार्सिनोजेनिक। अच्छा, मैं आपका मैसेज दोबारा फ्रेम करता हूँ, ठीक है? आपने जो लिखा मैं दोबारा फ्रेम करता हूँ। मैं क्या चाहता, मेरी क्या उम्मीद है आपसे एज अ कोच, मैं वो बताता हूँ। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि एस्पार्टम के बारे में, जब से डब्ल्यूएचओ ने इसको पॉसिबल कार्सिनोजन कहा है, काफी लोग मेरे पास आते हैं इसके बारे में सवाल करने के लिए। मैं आज सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि डब्ल्यूएचओ ने इसे पॉसिबल कार्सिनोजन कहा है, इस पे कोई एनिमल स्टडी या ह्यूमन स्टडी नहीं हुई है अभी। आप लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे और जिज्ञासा हुई, जो जिज्ञासा के चलते हुए मैंने जाकर के देखा कि हमारा जो वे प्रोटीन है उसके एक हर स्कूप में भी एस्पार्टम मिलता है हमें। तो अगर आप लोग यहां तक के भी आप रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी आप रुकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां तक मैं और आप सहमत है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो वो मैसेज है वो डिस्करेजिंग रिमार्क्स है, क्यों पूछ रहे हो, मत पूछो। वाई हिपोक्रेसी, आप आगे बढ़ते गए, और जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा सर रुकिए। एग्जैक्टली 4 दिन के बाद में डब्ल्यूएचओ ने दोबारा से एक स्टेटमेंट रिलीज की जिसमें WHO felt apologetic for that statement. Do you know that? अभी तो पॉसिबल कार्सिनोजन में है कोई, अभी अपोलोजेटिक और ये सब आप अलग बात है, चेक कीजिएगा, आप प्लीज चेक कीजिएगा। WHO ने जो स्टेटमेंट दिया था रिलेटेड टू कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑफ एस्पार्टम, जिसके बेसिस पे स्पेशली पर्टिकुलरली डाइट सोडा के ऊपर जो ट्रेंड चला डिबेट का, उसके एग्जैक्टली 4 दिन के बाद में WHO took back their statement. WHO और FDA आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, और FDA अभी भी मना कर रहा है कि ये
पॉसिबल कार्सिनोजन में मत डालो, और डब्ल्यूएचओ कह रहा है, ठीक है, ये वार्तालाप भी इंटरनेट पे मौजूद है, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। और एफडीए की हिस्ट्री तो मैं आपको बता रहा हूँ, रोनाल्ड रेगन ने डॉक्टर हल को लाया है, उसमें एफडीए का कमिश्नर बनाया है, और उसके बाद ही वो बैन जो आपने बोला ना रिवोक किया गया है, वो बैन तो तभी रिवोक हुआ है 1 हफ्ते के अंदर। और आप चाहें तो मैं इंडस्ट्री फंडिंग के ऊपर एक लंबा पोस्ट बनाऊंगा। मैं यहाँ पे ऐसा वो नहीं साउंड करना चाह रहा हूँ कि मैं एक मिनट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला कोई ऐसा नहीं साउंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप डेटा पढ़िए। 1981 में आप खुद भी बोले थे ना, 1981 में इसको जो है ड्राई फ्रूट्स में डाला गया, 1983 में इसको जो है कोक में भी डाला गया। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, काफी सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स होती हैं, हमें नहीं पता है, ठीक है। हम ये कह रहे हम उसमें पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ ने अपोलोजाइज किया कि नहीं किया। डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे आज आप जाएंगे, आज जो कि कौन सा 20 अगस्त 2023 को आप डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे जाएंगे, एस्पार्टम पॉसिबल कार्सिनोजन मिलेगा। अगर हमसे कोई सवाल पूछ रहा है, मेरा नैतिक कर्तव्य है ये बताना कि वो पॉसिबल कार्सिनोजन है। मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि वो कार्सिनोजन है, वो पॉसिबल कार्सिनोजन है। स्टडीज लिमिटेड है। अब जो मैं स्टडीज बता रहा हूं आपको, उससे तो ये पता चलता है कि एक कौन भी खराब, एक कैन भी खराब है। कितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने 40 कैन तक के रील्स बनाई हुई हैं, एक कैन भी प्रॉब्लमैटिक है फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से। ये आपने पॉइंट रखा था, मेथनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के मेटाबॉलिज्म, और जो प्लाज्मा में पहुंचता है वो फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में पहुंचता है, जो कि हर कैन से हमें मिलता है अप्रोक्सीमेटली, एक्सीड करता है एडीआई से। तो मैं यही अपना फाइनल पॉइंट में यही कहना चाहूंगा कि वो पोस्ट जो है वो शायद वो मासेस के लिए ठीक नहीं है। आप खुद भी सोचिए, एक बार पढ़िए, वो मासेस के लिए ठीक नहीं। मैं अभी भी शाहनवाज, अभी भी मैं आपको बोलूंगा, this debate today is basically again separated into 2 points. One is yours and one is mine, because अभी भी I am open to a bigger world. अब आप समझो, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई डोंट नो आपके पास टाइम कितना है, बट मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि कमिंग फ्रॉम ए फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, मुझे सब पता है डब्ल्यूएचओ कितनी फंडेड हो सकती है, कितनी बायस्ड हो सकती है टुवर्ड एनी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी और टुवर्ड्स एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी, एंड एफडीए कितनी हो सकती है। एंड बिलीव मी, ये जो डब्ल्यूएचओ जो आप बात कर रहे हो ना, ये एस्पार्टम के अगेंस्ट स्टेटस, ये जो स्टेटमेंट भी तभी आया है जब भी 3 साल के लिए डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर इंडिया है। यू डोंट नो, डब्ल्यूएचओ का जो हेड जो होता है, चीफ होता है, जिस भी कंट्री में होता है, उसका जो चीफ मिनिस्टर होता है, ही बिकम्स द हेड, हेल्थ मिनिस्टर। सो करंटली डॉक्टर हर्षवर्धन इज द प्रेसिडेंट ऑफ डब्ल्यूएचओ करंटली। मैं भी नाम नहीं लेना चाहता था, बट चलो ठीक है, मैंने बोल दिया। सो आई नो हाउ दिस इंडियन मार्केट फंक्शंस। अभी मैं आपको एक एग्जांपल कोट, 2 एग्जांपल कोट करता हूँ। इनफैक्ट एक कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए दवाई है जिसका नाम है साल्ट है एटोरवास्टेटिन, एंड इसका ब्रांड है अटोरवा। सो बेसिकली अटोरवा इज ए फार्मास्यूटिकल ब्रांड फ्रॉम फाइजर कंपनी, एंड अकेला वर्ल्ड वाइड अटोरवा इज ए ब्रांड जिसकी वर्थ मोर देन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ए सिंगल ब्रांड। बट अटोरवा इज नोन टू गिव ऑस्टियोपेरोसिस। अटोरवास्टेटिन, जो कि हम लोग डॉक्टर्स बड़े धड़ल्ले से प्रेस्क्राइब करते हैं कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में, बट इसका कंटिन्यूअस यूज आपकी हड्डियां कमजोर कर देता है, ऑस्टियोपोरोसिस कर देता है। बट अगेन इट इज लीडिंग द मार्केट टुडे आल्सो सेम वे। अगर प्लीज आप बोलिए। देखिए, आपने जो ये एग्जांपल दिया है, मैं आपसे अग्री कर रहा हूँ। जहां जहां हमें पता चलता जाए, ठीक है, जहां जहां हमें पता चलता जाए वहां हम सावधानी बरतें। आज की डेट में हम ये नहीं कह रहे कि आप फर्म बिलीवर हों कि ये कार्सिनोजेनिक है कि नहीं है। आज की डेट में हम एग्नोस्टिक तो बने, हमें नहीं पता। आई एम नॉट फर्म बिलीवर, प्लीज। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आज कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑफ एस्पार्टम के बारे में कोई बात करे, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एस्पार्टम। आई कैनॉट से कि मैं इसके फेवर में भी नहीं हूं, as long as it is not proven in human trials। एक benefit of doubt बनता है, because we know one single can or 2 can doesn't matter as
long as it is not quoted on a paper. देखिए अगर कोट हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा। एक और मैं, देखिए मैंने काफी स्टडीज आपको शो करी है, ये एक मैं वीक आर्ग्यूमेंट शो करता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैं खुद ही इसको पहले से ही डिक्लाइन कर दे रहा हूँ। लेकिन जो हम सिर्फ कार्सिनोजेन के ऊपर नहीं बात रखेंगे, हम और भी देखेंगे थोड़ा सा, ये वीक आर्ग्यूमेंट है। देखिए आप देखिए ये जो डेटा है, ये दो चीजें हैं। ऑटिज्म, आपको मुझे उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ऑटिज्म और स्पार्टम, सॉरी ऑटिज्म, एस्पार्टम और एफएएस एस्पार्टम का ग्राफ, अमेरिका का ये ग्राफ है। और ये 1980 के बाद देखिए किस तरह से दोनों का राइज बढ़ा है। जैसे एस्पार्टम का यूसेज बढ़ना शुरू हुआ है जब अप्रूवल मिला है, ठीक है, ये एक ग्राफ है। और मैं एक और आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ये है न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट्स। अब ये भी न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट्स, ये पीछे जो स्पाइन में आपको मालूम होगा न्यूरल ट्यूब, ये किस ईयर की बात है शानवास? ये देखिए यूरोप में, ये मैं सारा डेटा आपसे शेयर कर दूंगा। ये आप मेरे साथ शेयर करना, और थोड़ा सा आप भी एक स्टडी करना इस चीज को लेके, क्रॉस थोड़ा सा चेक करना, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। एक मिनट में पूरी बात करूं, प्लीज आप बोलिए। ये एक्स एक्सिस पे साल दिए हुए हैं और ये वाई एक्सिस पे एस्पार्टम का जो जितना क्वांटिटी सेल किया गया है वो दिया हुआ है पाउंड्स में, कंजम्पशन, सॉरी नहीं सेल नहीं, कंजम्पशन में। तो ये देखिए जो 1980 के बाद से दोनों में एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और मैं पहले ही रिजेक्ट कर दे रहा हूँ कि ये कॉजेशन कोरिलेशन वाली बात कहेंगे लोग, ये वीक आर्ग्यूमेंट है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। अपने को ये भी जानना जरूरी है, एस्पार्टम के बाद सुक्रालोस का लॉन्च कब हुआ? जब तक सुक्रालोस मार्केट में अवेलेबल नहीं था, एस्पार्टम में अवेलेबल था, तो डेफिनेटली उसका इंपोर्ट ही रहेगा। एंड सेम वे एस्पार्टम से पहले सैकरिन को बैन किया गया, तो एस्पार्टम आया है। तो ये तो बात आपकी मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर हमें पता चला सैकरिन खराब है तो हमें सैकरिन छोड़ देना है। अगर हमें पता चले एस्पार्टम खराब है तो एस्पार्टम छोड़ देना है। अगर हमें पता चले कि मोबाइल फोन से ईएमएफ निकल रहे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, तो हमको मोबाइल फोन का कंजम्पशन कम करना है, रिड्यूस करना है। सॉरी, आपकी बेटी रो रही है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैंने अपने पॉइंट्स बना दिए। आप चलिए कोई बात नहीं, वी विल टॉक ऑन दिस। हम दोनों फोन पे भी बात करेंगे एंड देन वी कैन डिसाइड नेक्स्ट प्लान। मैं पोस्ट भी करूंगा और डेटा भी शेयर कर दूंगा आपसे। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। इट वाज वंडरफुल हैविंग इंटरेक्शन विद यू। थैंक यू।